हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमने यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको जाना, उसके मैनेजमेंट को यहाँ पे समझा। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं और आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि टॉपिक हमने कौन कौन से डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, तो हमने सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस वाइज जाएं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की है फूड के बारे में, यानी कि भोजन के बारे में। और भोजन के बारे में आपने क्या बात की है? भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत कितने होते हैं या भोजन के स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे किया है। अपने का प्लांट होता है और एनिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पे फसल किसे कहते हैं? क्या है फसल? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फसल और पौधे में क्या डिफरेंस है, हम फसल को पौधे क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा कि पूरे भूभाग में एक ही जैसे पौधे जब होते हैं तो हम उसे फसल का नाम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था फसल के प्रकार। हमने कहा था कि फसल जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है। फसल के प्रकार में मेनली जो होती है वो दो प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इसके अलावा ज़ैद की फसल के बारे में भी हमने बात की है, जो हमने कहा सीजनल जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसमें आते हैं। ठीक है। अब हमने फसल के प्रकार के बारे में यहाँ पर बात की और जिसमें आपने जाना खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है। इसके हमने क्या देखे? एग्जाम्पल भी देखे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमने यहाँ पे फसल के बारे में बात की और रबी की और खरीफ की जो फसल है उसके हमने उदाहरण भी जाने। क्या जाने? उदाहरण जाने। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर कि जो फसल है, किसी फसल को किसी पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों बोया जाता है, इसके रीजन हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर आता है वो है कि किसी फसल उत्पादन में मुख्य चरण क्या होते हैं। किसी फसल उत्पादन में जो मुख्य चरण हैं वो क्या होते हैं। अगर इन मुख्य चरणों के बारे में हमने बात की है तो वो मुख्य चरण क्या थे? सबसे पहला चरण क्या था? हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। सेकेंड है सोइंग, यानी कि बुआई। तीसरा हमने कहा इरिगेशन की आपने, यानी कि सिंचाई की है। चौथा आपने कहा कि आपने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया है। इसके बाद हमने कहा कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि फसल आपकी बड़ी हो गई है, फली लग गई है, पक्के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद थ्रेशिंग करेंगे, विनोइंग करेंगे और लास्ट में आप क्या करें? अनाज का भंडारण कर रहे हैं। तो हमने कहा फसल उत्पादन में मुख्य जो चरण होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको सारे जो चरण हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा आपने कहा सिंचाई के तरीके कितने होते हैं या सिंचाई के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको आपने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा हमने हमारे पास जो और क्वेश्चन आते हैं वो है यहाँ पे कृषि यंत्र। ठीक है, चलिए कृषि यंत्र हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे कि जो कृषि यंत्र है वो कितने होते हैं। जैसे कि हमने कहा हल होता है, जैसे कुदाल होता है, जैसे दराती है, जैसे फावड़ा है। ठीक है। जैसे हमने कहा अगर हम मॉडर्न में देखें, मॉडर्न जो हमारे पास मेथड्स आते हैं किसके, जो क्रॉप प्रोडक्शन के, उसमें अगर हम देखें तो हमने कहा ट्रैक्टर आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपने कहा कि जो यहाँ पर जो इरिगेशन है, इरिगेशन के भी जो आधुनिक हमारे पास माध्यम आ गए हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंट्स है इनके बारे में आप लोग यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। तो डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पहले भी दिया गया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है, आपने सिंचाई के तरीके यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है खरपतवार।
खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार को क्यों रिमूव किया जाता है, खरपतवार के क्या नुकसान होते हैं, खरपतवार को निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं। ठीक है, इसी के साथ आपने बात की है यहाँ पे खाद व उर्वरक के बारे में। ठीक है, यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में आपने बात की है, क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस हमने देखा है। दोनों में हमने कहा ज़्यादा बेनिफिशियल अगर खाद है तो क्यों है, इसके हमने यहाँ पे क्या देखे थे, जो डिफरेंस है, जो एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर किया था। ठीक है, अब हमने कहा फसल कटाई के बारे में हमने जाना और उसकी जो सफाई होती है, जैसे कि आपने कहा विनोइंग के द्वारा होती है, ठीक है, या फटक माध्यम से होती है। इसके बाद हमने कहा कि जो अनाज का भंडारण है, उसकी जो विधियां हैं उसके बारे में हमने बात की कि जो अनाज का भंडारण है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने योग्य होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से भंडारण किया जाता है, पारंपरिक तरीके क्या हैं भंडारण के और आधुनिक तरीके क्या आते हैं। अगर हमने कहा छोटे स्केल पे कर रहे हैं भंडारण तो कैसे करेंगे, अगर बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आया था वो है पशुपालन। क्या होता है पशुपालन, और इसमें कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है, इसके हमने क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे। और उससे प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि उन पशुओं को जब हम पालते हैं तो हमें क्या क्या उत्पाद यहाँ पर मिलता है। तो बेसिकली आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें अगर हम मेन टॉपिक देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्या बताते हैं, मेन टॉपिक बताते हैं। जैसे कि आपने भोजन के स्रोत पढ़ा है, आपने फसल पढ़ी है, फसल के प्रकार पढ़े हैं, रबी और खरीफ की फसल के उदाहरण पढ़े हैं, फसल उत्पादन के मुख्य चरण पढ़े हैं जिसमें आपने सिंचाई के अलग अलग तरीके पढ़े हैं, आपने खरपतवार पढ़ा है, उसको क्यों रिमूव किया जाता है और कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है, खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा है, आपने अनाज का भंडारण पढ़ा है, कृषि यंत्र आपने यहाँ पर पढ़े हैं, आपने पशुपालन के बारे में समझा और पशुपालन में किन किन पशुओं को पाला जाता है, उन पशुओं से कौन कौन सा उत्पाद हमें मिलता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आपने चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ लिया है और चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपने काफ़ी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया होगा, हो जाना चाहिए। चैप्टर इजी है आपका, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है और मैक्सिमम जो यहाँ पे बच्चे होंगे वो इस चैप्टर को अपने प्रैक्टिकली देखते होंगे अपने घरों में। जब यहाँ पर अपने घरों में वो क्या देखते होंगे, कृषि होते हुए देखते होंगे। कृषि अगर किसी ने नहीं देखी है, खेती होते हुए अगर नहीं देखी है, तो आपने कहा गार्डनिंग आप लोग करते होंगे, आप पौधे में गमले उगाते होंगे। ठीक है, किसी न किसी रूप में आप पौधों को अगर उगा रहे हैं तो आपने कहा ऑलमोस्ट सेम मेथड होता है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दिया गया था यहाँ पे, जिसमें पूछा गया था कि अगर गेहूं की फसल को खरीफ के मौसम में बोया जाएगा तो क्या होगा, क्या यहाँ पे असर होगा या आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। सबसे पहले आपने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर सॉल्व किए थे जिसका सॉल्यूशन आपके पास ये आता है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था मैच द कॉलम, सही मिलान आपके पास आए थे जिसमें कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना था। अगला हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं खरीफ की फसल के और रबी की फसल के, आपके पास दो दो उदाहरण आते हैं। अगला आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है सोइंग, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोइंग यानी कि बुआई, की बुआई में क्या किया जाता है। नेक्स्ट आपने बात की है यहाँ पर वीडिंग के बारे में यानी कि जिसे आप निराई कहते हैं। ठीक है, और लास्ट आपके पास आते हैं यहाँ पे थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के आए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि जो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है उनमें डिफरेंस क्या है, तो आपने कहा इन दोनों में आपने क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। ठीक है, आप काफी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं और आपने इसे नोट किया होगा प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इसे सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन के दो मेथड बताइए। तो सिंपल सी चीजें आपने कहा कि एक निश्चित समय अंतराल पे या अकॉर्डिंग टू नीड, पौधे की आवश्यकता के अनुसार हम जब पौधों को पानी देते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम सिंचाई कहते हैं। यानी अगर पानी हम डाल रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। अगर नेचुरली यहाँ पे सिंचाई हो रही है जैसे बारिश के पानी के द्वारा, तो हमने कहा कि वो क्या है, नेचुरल, वहाँ पे इरिगेशन हो रहा है।
तो हमने कहा कि सिंचाई के जो तरीके हैं, एक तो हमने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था जिसमें टपक सिंचाई कहा था, जिसमें हमने कहा ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है, उसमें ड्रिप इरिगेशन होता है। फायदे क्या थे, एक तो पानी को कंजर्व कर रहा है, दूसरा आपने का जो वीड्स हैं वो जो यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि पानी नहीं मिलता है उन्हें प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे फव्वारा प्रणाली कहते हैं। ये ऐसी जगह में होता है जहाँ अनइवन खेत होते हैं, कि थोड़ा ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव जहाँ पर जिस खेत में होते हैं, यानी इवन नहीं होता है। इवन होगा तो एक साइड से पानी छोड़िए आप पूरे खेत में पानी फैल जाएगा। अपने का अनइवन जो यहाँ पे फील्ड होते हैं उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें फव्वारे के द्वारा पानी हर एक क्षेत्र तक पहुंच जाता है। फायदे क्या हैं इसके, अपने का पानी बारिश की बूंदों के रूप में यहाँ पे आता है, और जिससे कि पानी पूरे खेत में, एक तो पूरे खेत को मिल जाएगा, दूसरा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में मिलता है, तो जो पौधे होते हैं वो सेफ यहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। आपने कहा यदि खरीफ के मौसम में गेहूं बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। एक बार जल्दी से देखिए आपने क्या आंसर लिखा है, इसका नहीं लिखा है तो एक बार पढ़िए आपकी स्क्रीन पे क्या आंसर लिखा है, क्योंकि ये आंसर आपका पूरा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्क्रिप्टिव वे में बताइए क्या असर होगा और क्यों होगा, तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। तो एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर देखें तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि खरीफ की फसल में अगर गेहूं बोए तो क्या होगा। अगर हम कहें कि खरीफ के मौसम में, खरीफ के मौसम में अगर गेहूं बोए तो क्या होगा, तो खरीफ के मौसम में क्या होता है, अगर हम देखिए टाइम क्या होता है, जून से जुलाई। ठीक है, जून से जुलाई होता है यहाँ पे। अब हमने कहा कि हम जून को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जून से जुलाई है। अब हमने कहा कि जून से जुलाई में जो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। ये है टेम्परेचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। टेम्परेचर कैसे होता है, हाई होता है। हाई को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब से अगर मैं ये एरो दिखाऊं इतनी चीज का मतलब क्या है, हाई है। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। डे लेंथ यानी कि दिन की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कैसे होंगे, लॉन्ग डे होंगे। ठीक है, अगर मैं पानी की अवेलेबिलिटी की बात करूं, वाटर अवेलेबिलिटी, ए फॉर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, या सिर्फ वाटर लिख लेते हैं। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, जो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो हाई होगा, क्योंकि रेनी सीजन यहाँ पर है। इतनी बातें क्लियर है, ये बातें सही है अगर हम देखें तो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी जब यहाँ पे क्या होती है, खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, अब हमने कहा कि जनरली जब हम गेहूं को बोते हैं तो गेहूं को हम रबी के फसल में बोते हैं। रबी की फसल का टाइम होता है अक्टूबर से लेके नवंबर, ये बुआई का टाइम है। ठीक है, ये बुआई का टाइम है। अगर हम देखें कि टाइम पीरियड क्या होता है तो हमने कहा जून जुलाई से लेकर के यहाँ पर होता है अक्टूबर नवंबर, तो हम अक्टूबर लिखते हैं। ठीक है, आपने कहा जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। और अगर हम रबी की फसल देखें तो आपने कहा अक्टूबर नवंबर से लेकर के ये, अक्टूबर नवंबर से लेकर के ये क्या होता है, मार्च टू अप्रैल तक इसकी कटाई होती है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम देखें कि जब गेहूं को वैसे रबी की फसल में बोया जाता है, रबी की जब फसल होती है तो रबी की फसल के एग्जाम्पल है गेहूं। गेहूं को जब बोया जाता है
गेहूं को जब बोया जाता है तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे बहुत हाई भी नहीं होगा, बहुत लो भी नहीं होगा, बीच का होगा, मॉडरेट होगा, या हम नॉर्मल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहा वहां पर जो दिन होते हैं वो कैसे दिन होते हैं, छोटे दिन होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे दिन होते हैं। अगर हम पानी देखें कि पानी जो होगा, पानी की मात्रा कितनी चाहिए होती है, आपने कहा कि नॉर्मल, बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई रेनी सीजन नहीं होगा। तो आपने कहा कि ये टेम्परेचर की हमने बात की है यहाँ पे, ये हमने डे लेंथ की बात की यहाँ पे, और ये हमने वाटर की बात की है यहाँ पर। अब आप सोच देखिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। हमने कहा कि जो गेहूं है, गेहूं को एक्चुअली में इस कंडीशन में बोया जाता है, और बात हो रही है कि अगर उसे इस कंडीशन में बोया जाए तो क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट है। हमने कहा जब हमने गेहूं बोए तो वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अगर नवंबर तक आए तो टेम्परेचर कम भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हमने कहा कि अगर हम कहीं स्लाइटली लो, नॉर्मल की बजाय हम स्लाइटली लो कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो टेम्परेचर है अब वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसके कंपैरिजन में तो लो ही होगा। लेकिन हमने कहा अगर अक्टूबर में क्या होता है कि कहीं कहीं पे अक्टूबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, कहीं कहीं पे अक्टूबर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बहुत सर्दी नहीं पड़ती है। तो हमने कहा कि गेहूं को एक्चुअली जब बोया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या चाहिए, हमने कहा लो चाहिए, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इस टाइम पर आपने कहा जून से जुलाई के टाइम पे, ये बात हो रही है जून से जुलाई के टाइम की, तो जून से जुलाई के टाइम में आपने का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और अक्टूबर नवंबर की तुलना में तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दूसरा हमने कहा डे लेंथ यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डे होते हैं, लंबे दिन होंगे, और यहाँ पे दिन कैसे होते हैं, छोटे दिन होते हैं। आपने कहा यहाँ पे पानी जो होता है वो कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन होता है। आप देखते हैं कि जून के एंड में ऑलमोस्ट जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी पहले भी हो सकता है। यहाँ पे वेरिएशन चलती रहती है, तो आप कहते हैं कि जून में जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जुलाई में आपने कहा पूरा यहाँ पे रेनी सीजन आ जाता है। जबकि यहाँ पर कोई रेनी सीजन नहीं है। आपने कहा यहाँ पे अक्टूबर से लेकर के नवंबर के टाइम में यहाँ पे बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है बहुत दिनों तक, या फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। अब हमने कहा ऐसे में अगर यहाँ पर गेहूं की फसल बोई जाए तो क्या गेहूं की जो फसल है, जो गेहूं के बीज है, क्या उसमें अंकुरण होगा, हमने कहा इसमें अंकुरण संभव नहीं है, क्योंकि अंकुरण के लिए हमने कहा लो टेम्परेचर, छोटे दिन, और पानी की जो कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है कि हाई टेम्परेचर, लॉन्ग डे है, और रेनी सीजन है। इन केस अंकुरण हो जाता है तो भी क्या होता है, तो भी यहाँ पर जो फसल है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि गेहूं के पौधे की अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। कैसे, आपने कहा जब आपने सीड को क्या किया है, बोया है, गेहूं को जब आपने बोया है तो क्या था, जब आपने बीज को बोया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर है, शॉर्ट डे है, ठीक है, और हमने कहा जो वाटर है वो नॉर्मल, पानी की जो अमाउंट है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। पानी क्या है, नॉर्मल है, या नॉर्मल वाटर सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं। वाटर जो है वो कैसा होगा, पानी की जो मात्रा है उसकी आवश्यकता कितनी है, नॉर्मल है। जब यहाँ पर बीज को बोया जाता है और बीज में अंकुरण हो गया और अब ये पौधा बन गया है, अब इसमें क्या होंगे, इसमें भी चेंजेस आएंगे और इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन में भी चेंजेस आएंगे। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर मंथली डिवाइड करें तो हम मंथली कैसे लिखेंगे, हमने कहा मंथली में हमने क्या किया है, अक्टूबर टू नवंबर में हमने क्या किया है, बीज को बोया है, जहां पर ये सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं, जिसमें हमने बोला है शॉर्ट डे है, ठीक है, नॉर्मल
पानी की जो मात्रा है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, और हमने क्या बोला है, लो टेम्परेचर है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा और पौधे में अंकुरण होता है, पौधे में जब बीज में अंकुरण होता है, बीज में अंकुरण हुआ तो पौधे बने, और ये टाइम आ गया है अब यहाँ पे दिसंबर से लेकर के जनवरी का। यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर जो बीज है अब कैसे हो गया, पौधा बन गया है। ये जो बीज है अब वो पौधा बन गया है। यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखें तो आपने कहा वेरी शॉर्ट डे, बहुत छोटे दिन हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम पानी की अगर हम यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमने कहा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लो होगा, ठीक है। लो से नॉर्मल हो सकता है, वेरी करता है कि कभी कभी विंटर सीजन में भी ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमने कहा वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। चेंजेस आए यहाँ पर। अब बात आती है, सीधे आप आ जाइए यहाँ पे मार्च से लेकर के अप्रैल तक। मार्च और अप्रैल में क्या हो जाता है, आपने कहा यहाँ पर जो डे लेंथ होती है अब वो बढ़ने लगती है। आपने कहा ये बहुत छोटे दिन थे, अब ये वेरी शॉर्ट डे से आपने कहा शॉर्ट डे में होगा या नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे लेंथ है, नॉर्मल डे लेंथ है। नॉर्मल का मतलब है कि बहुत छोटे नहीं है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इस नॉर्मल डे लेंथ को आप शॉर्ट डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इतना डिटेल में नहीं लिखने को आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे आंसर करना है, ये जस्ट समझने की चीजें हैं। एक बार आप समझ गए हैं चीजों को तो आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको आंसर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। मार्च से अप्रैल में हमने कहा कि नॉर्मल डे लेंथ आ जाती है या शॉर्ट डे ही लिखते हैं, चलिए, क्योंकि नॉर्मल डे लेंथ आपने कहा शॉर्ट डे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम पानी की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर जो पानी है, पानी की जो अमाउंट है वो सेम है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अब आपने कहा कि स्लाइटली हाई टेम्परेचर, यानी कि आंशिक रूप से जो टेम्परेचर है वो अब हाई हो गया है। तो क्या समझे, ये है पूरे गेहूं का जो पौधा उगता है, ये यहाँ पर इस प्रकार से जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आते हैं और डे लेंथ में चेंजेस आते हैं। अगर इसी पौधे को खरीफ की फसल में हम बोए तो यहाँ पर कैसे चेंजेस आते हैं, देखिए। हमने कहा इसे जून से जुलाई में अगर बोया जाता है तो हाई टेम्परेचर, लॉन्ग डे और हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अधिक सांद्रता होगी, यानी कि पानी ज्यादा यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद जून से जुलाई में आप आ जाएंगे यहाँ पे सितंबर टू या अक्टूबर टू नवंबर में सीधे आ जाते हैं, ठीक है। अक्टूबर टू नवंबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है। अक्टूबर टू नवंबर में जब इसकी कटाई होगी तो आपने कहा कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर होगा, शॉर्ट डे है, और जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अब आपने कहा कि जो गेहूं का पौधा है उसे इस प्रकार से वेरिएशन चाहिए और जो खरीफ के मौसम में इस प्रकार की वेरिएशन आती है। तो एक्चुअली में हमने ये समझा कि गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए शॉर्ट डे, लो टेम्परेचर और पानी की जो मात्रा है वो नॉर्मल होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर आपने कहा जून से जुलाई में आप बोएंगे तो अंकुरण के लिए कैसा वातावरण मिल रहा है, हाई टेम्परेचर है, लॉन्ग डे है और अधिक मात्रा में पानी मिल रहा है। हमने कहा इन केस चलिए अंकुरण हो भी जाता है तो अब डेवलपमेंट के लिए भी तो चीजें चाहिए। आपने कहा जैसे कि गेहूं का जब डेवलपमेंट होता है तो वेरी शॉर्ट डे भी आ जाते हैं, वेरी लो टेम्परेचर भी आ जाएगा और पानी की जो मात्रा है वो लो अमाउंट में भी आएगी, ठीक है। और गेहूं के फसल को पकने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई चाहिए। मार्च से अप्रैल में जब फली पकती है, ठीक है, कटाई से पहले जब यहाँ पे जो होता है फसल पकती है उसके लिए थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हाई चाहिए। आप देखते हैं कि मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच का जो टाइम होता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। डे अब बहुत छोटे दिन नहीं है, अब थोड़ा सा शॉर्ट डे है, वेरी शॉर्ट डे से शॉर्ट डे में आ गया है, यानी कि डे लेंथ बड़ी है।
इन दोनों का कंपैरिजन करें तो डे लेंथ यहाँ पर बड़ी है, और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, आपने वाटर की जो नीड है आपने कहा वो क्या होगी यहाँ पे कम होगी, क्योंकि फसल की कटाई के टाइम पे अब पानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें क्या मिला है देखने को कि फसल की, यहाँ पे फसल की कटाई के लिए क्या है, टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। यहाँ पे फसल की कटाई के टाइम पे जो आपने का टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, अब लो टेम्परेचर आ जाता है। तो जस्ट अपोजिट कंडीशन है। आपने कहा किसी भी फसल को उगने के लिए, किसी भी फसल किसी भी बीज में अंकुरण के लिए, उसे उगने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसमें फली लगने के लिए, उसको पकने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग डे लेंथ, अलग अलग यहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो होती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीजन वाइज जो है हम पौधों को बोते हैं। तो यहाँ पर अगर हम खरीफ के मौसम में रबी के फसल को बोते हैं या गेहूं को बोते हैं तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो जो फसल है वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा वैन क्रॉप्स में wheat crops may get destroyed if sown in the kharif season because of unfavorable temperature, pest and adaptable conditions for the plant to grow. Kharif comes during the rainy season, hence it is not a wise idea to grow a wheat in a kharif season. आपने कहा प्रतिकूल तापमान, कीट और पौधे के बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण खरीफ के मौसम में बोए जाने पर गेहूं की फसल नष्ट हो सकती है। खरीफ वर्षा ऋतु में आता है, इसीलिए खरीफ के मौसम में गेहूं उगाना एक बुद्धिमानी का विचार नहीं है। अपने आंसर को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इतना एलैबोरेट नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। आपको अपना आंसर अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। तो एक बार चलिए अपना जो आंसर है उससे आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चंस और आपके पास है। जैसे कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ फील्ड। किसी खेती में लगातार फसल बोने से मिट्टी किस प्रकार प्रभावित होती है, समझाइए। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने कहा जब किसी मिट्टी में फसल बोते हैं तो मिट्टी से वाटर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, मिनरल्स लिए जाते हैं। अगर लगातार किसी फसल को बोया जाता है किसी मिट्टी में, तो लगातार वहां से पोषक तत्वों की क्या होगा, आपने कहा पोषक तत्व लिए जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कहा कि इसीलिए क्या होता है, फसल जब बोते हैं तो उसके बीच में अंतराल होता है, या क्रॉप रोटेशन जैसी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। आपने कहा खरपतवार क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने चैप्टर को समझा और हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ आपका जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा, अपने सारे नोट्स बनाए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।